हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आज से हम ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम राहुल सिंह। और जो हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर ये 1 है। एक्चुअली जो हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, खास करके यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए, तो सबसे पहले चैलेंज जो हमारी होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, व्हाट एंड हाउ हम लोग कैसे रीड करें। तो सबसे बेहतर जो तरीका होता है, आप उसका सिलेबस को पकड़ें कि सिलेबस में आखिर क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस का जब हम लोग डीप एनालिसिस कर लेंगे तो हम भटकेंगे नहीं कि हाँ कि कोई क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ये किताब पढ़ लो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोचिंग का नोट्स पढ़ लो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और जब तक पता चलता है कि हाँ क्या पढ़ना है, तब तक 2-3 साल ऐसे गुजर चुके होते हैं। तो देखते हैं कि यूपीएससी ने आखिर सिलेबस में क्या दिया है। तो आपको पता है कि यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है, एक तो पीटी में पूछता है ज्योग्राफी, जो सारे सब्जेक्ट्स पीटी में भी आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और एक मेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं वो भी मायने रखता है, क्योंकि मेंस रिटेन है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो सिलेबस यूज़ किया है वो डायरेक्ट यूपीएससी के वेबसाइट से ही यूज़ किया है। कहीं कोई कोचिंग सेंटर का ये सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, तो आप इस सिलेबस पर रिलाई कर सकते हो। तो ये देखो पीटी का सिलेबस है। पीटी में आखिर दिया क्या है? पीटी में ये इसने बोला है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसमें फिजिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड किया है, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इंक्लूड किया है, और किसका? इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। यानी कि हमें जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है तो दोनों का पढ़ना है, इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जब हम लोग सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें भी दोनों का पढ़ेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का। तो अब ये सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी करने से मतलब क्या है? तो एक्चुअली जो ज्योग्राफी को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में किया जाता है, जो हम आगे भी देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और फिजिकल ज्योग्राफी में जितने सारे जो हैं क्लाइमेटोलॉजी वगैरह जो अभी हम देखने वाले हैं, कि ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब देखो जो यूपीएससी का पूछने का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको मैंने थोड़ा डिकोड किया करने की कोशिश की है। तो जो ज्योग्राफी है वहाँ पे पीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आजकल का जो ट्रेंड है, जो 2012 के बाद अगर आप ले लो 2013-14, तो वहाँ से ज्योग्राफी से पार्टिकुलरली जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके कि वो कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछता है, वो ज़्यादातर फैक्ट से नहीं खेल रहा। और दूसरी बात है कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभी देखने को मिलता है, यू नो दैट यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, तो फैक्ट्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और तीसरी जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो है मैप के क्वेश्चन। और मैप्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और मैप से अगर मैप आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, बस उससे रिलेटेड जो कोई सब्जेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट है, उसमें भी आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जैसे हम लोग ज्योग्राफी को जब ख़त्म करेंगे, ज्योग्राफी का लेक्चर जब एंड होगा, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इन्वायरमेंट पर, क्योंकि ये एक कनेक्टिविटी देता है। क्योंकि जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, जो बेस तैयार किया है, वो आपके इन्वायरमेंट में काम आने वाला है। और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिलाकर आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कम से कम 30% क्वेश्चन सिर्फ इसी से होते हैं पीटी में। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन तो सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समझो कि आप अगर 30 क्वेश्चन आप नेगलेक्ट कर रहे हो, तो आप कंपटीशन से सीधा बाहर हो रहे हो। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और कंपटीशन यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए तो वेल एंड गुड लेक्चर होने वाला है। अब ये तो पीटी था, पीटी का सिलेबस था। अब हम देखते हैं मेंस में आखिर क्या दिया है, मेंस का सिलेबस क्या है। क्योंकि हमें जो भी प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता है, वो दोनों साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं कि आपने मेंस पहले पीटी का कर लिया, उसके बाद सोचा कि पीटी अब क्लियर हो गया तो मेंस का करने बैठे। टाइम ही नहीं होगा आपके पास, हार्डली 2 to 3 मंथ देता है यूपीएससी। तो मेंस का भी सिलेबस देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में आखिर मेंस का सिलेबस कहता क्या है। तो आप ये देखो कि इसने जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें दिया है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। पीटी में भी हमने देखा कि वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी यानी दोनों तरफ है। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पर काफ़ी ध्यान देना है। दूसरी बात इसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, और पार्टिकुलरली वो साउथ एशिया। आखिर साउथ एशिया के बारे में क्यों दिया है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो भी साउथ एशिया में ही तो आता है। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी कि जो इंडस्ट्री है, ये क्या हुआ कि हम लोग जो ज्योग्राफी का इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट ही तो हुआ। तो हमने वहाँ भी देखा था कि सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की गई थी, यहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक की ज्योग्राफी की बात की गई है। यानी कि जो पीटी और मेंस का सिलेबस है वो दोनों मैचिंग करता हुआ है। यानी कि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो दोनों के साथ में किया करें।
प्रिपरेशन। और जो थर्ड टॉपिक जो सेगमेंट है इसका ज्योग्राफी सिलेबस में, वो है इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज द अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। इसमें क्या है कि आप लोग न्यूज़ में, पेपर में जो देखते रहते हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया या फिर साइक्लोन यहाँ पर आया है, जैसे अरेबियन सी में आता है या बे ऑफ बंगाल में, तो काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है, रिलेवेंट भी रहता है। तो यूपीएससी जब मेंस के जब क्वेश्चन पार्टिकुलरली डिजाइन करती है, वो दोनों कोर और प्लस करंट दोनों को मिला कर करती है। तो आपको हमेशा याद रखें कि ये जो पार्टिकुलरली जो सेगमेंट है, इसमें आपको कोर प्लस करंट दोनों का आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी। जो कोर का जो चीज़ें हैं मैं यहाँ तो करवाऊँगा ही, साथ में आप उसको करंट से भी कोरिलेट कर सकते हो, और वो मैं लेक्चर में आपको बताता रहूँगा। तो ये तो ये रहा पार्टिकुलरली कि सिलेबस में दिया क्या है। अब हम देखते हैं कि सिलेबस को हमने कैसे डिवाइड किया है अपने आप से, कि हम लोग सेगमेंट वाइज कैसे पढ़ेंगे। तो मेनली ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब हुआ कि आप वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक पार्टिकुलर अगर इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मानसून, आप जानते हो कि इंडिया की एक खास क्लाइमेट है मानसून, तो मानसून के बारे में पढ़ते हो कि आखिर ये मानसून कभी ला लेना है ना, अलिनो, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें फेनोमेनन, जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है। उसके आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली हम लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं कि आखिर अर्थ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। उसके बाद फिर इसी में हम लोग पार्टिकुलर टेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें अर्थक्वेक वगैरह है, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद फिर आता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, वेव्स, करंट, ओशियंस के बारे में, कौन सी करंट्स कहाँ से जा रही है, गल्फ स्ट्रीम जैसे अभी न्यूज़ में रहा था। तो ये सब हम लोग ओशियनोग्राफी में देखते हैं। और फाइनली जब हम बायो ज्योग्राफी में आएंगे, तो बायो ज्योग्राफी एक मतलब कि लिविंग बीइंग जो ओरिजिनेशन जहाँ से हुआ है बायोस्फीयर से, तो बायोस्फीयर की बात करेंगे। यही बायो ज्योग्राफी बात करता है, और ये आपका लिंक कर देगा जाकर किससे, इन्वायरमेंट से। उसके बाद हम फिर इन्वायरमेंट के लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा कि हाँ कि ज्योग्राफी से हम लोग किस तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। वहीं जो ज़्यादातर रेलेवेंट है मेंस के अनुसार, ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं, अर्बन ज्योग्राफी एंड रूरल ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेनली हम लोग को क्या देखना है, जैसे सिलेबस मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सोशियो एंड इकोनॉमिक फैक्टर हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी। तो ये जितने भी अर्बन है, रूरल है, जो ये सेटलमेंट जो हमने बनाया है, जो सोसाइटी क्रिएट हुई है, तो इसमें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है और जो मतलब कि सोशल एस्पेक्ट क्या है। अगर इंडस्ट्री कहीं इस्टेब्लिश हुई है तो वो आखिर क्या फैक्टर है कि वहाँ पे पार्टिकुलर इंडस्ट्री वहीं पे इस्टेब्लिश हुई है। अभी जैसे कि न्यूज़ में था कि नॉर्थ से जो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हैं वो साउथ में शिफ्ट हो गए हैं। तो आखिर क्या फैक्टर था कि भाई कि वो नॉर्थ से वो साउथ में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ट्रेडिशन तो बोलता है कि जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल होगा वहाँ से वहीं पे वो आप इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। अब क्लाइमेटोलॉजी में जो मैंने आपको पहले ही भी मतलब कि एक्सप्लेन किया कि इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ोगे आप, इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में पढ़ोगे, टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर बेल्ट आपने पढ़ा होगा अगर कहीं पे, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल कैसे हो रहा है, कितने टाइप के रेनफॉल्स होते हैं, एयर मासेस, और फाइनली जो साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन काफ़ी मतलब कि न्यूज़ में रहता है, क्योंकि साइक्लोन एक अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड फेनोमेना हो चुका है ये ज्योग्राफी में, जो करंट में काफ़ी आप लोग सुनते भी होंगे। अब देखो कि जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी को आप कुछ मतलब कि समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए अर्थ के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हो वो अर्थ के बारे में ही तो पढ़ रहे हो कि आखिर अर्थ कैसा है, क्या शेप है उसका, कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, आखिर हमारे यहाँ दिन है तो उधर रात क्यों है, या फिर दिन और रात का ड्यूरेशन चेंज क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो पार्टिकुलर जो चीज़ें हैं कि वो कैसे इंसुलेशन वगैरह आ रहा है, कैसे सनरेज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अर्थ को देख के समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि अर्थ का, अगर आपसे मैं पूछूं कि अर्थ का शेप क्या है, आप बताओगे कि ये तो स्फेरिकल है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक स्फेयर के रूप में आ रहा है, और स्फेयर को जब हम कॉपी और पेन पे ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल होता है।
ऐसे मैं मतलब कि आपके नॉलेज के लिए मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आखिर स्फीयर का जो हम ड्रॉ करते हैं पेन एंड पेपर पर या फिर किसी भी डिवाइस पर, यानी कि 2D डिवाइस पर, 2 डायमेंशनल डिवाइस पे, तो हम सर्कल ही क्यों ड्रॉ करते हैं? आप सोच कर बताइए, लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर देते? तो अर्थ का हम शेप के बारे में बोल रहे थे, तो आप जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो लोग बताते हैं कि स्फेरिकल शेप है, कोई बताता है कि ये ऑरेंज की तरह है, कि ऊपर से चपटा हुआ है पोल के पास। हाँ, ऊपर से चपटा हुआ, लेकिन उसको हम लोग स्फेरिकल या ऑरेंज शेप नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक पार्टिकुलर, एक यूनिक शेप का नाम दिया गया है, वो है ऑबलेट स्फेरॉइड। आप देख सकते हो ये जो फोटो है जो लिया गया, ये कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है जो सैटेलाइट से लिया गया था, और अर्थ कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब ये अर्थ को ऑबलेट स्फेरॉइड शेप के बारे में बताया जाता है कि अर्थ का जो शेप है वो ऑबलेट स्फेरॉइड है, और इसको आप मतलब कि जियोइड भी बोल सकते हो, क्योंकि एक यूनिक शेप है अर्थ का, तो जियोइड भी बोल सकते हो इसको। और जियोइड ही मतलब कि प्रॉपर टर्म है इसका। तो अगर एग्जाम में आपसे अगर कोई ऑप्शन देकर पूछा है स्फेरिकल वगैरह, अगर जियोइड है उसमें, तो गो फॉर द जियोइड। अब देखो कि अर्थ को हमने देखा, आप प्रॉपर इसको देखो तो इस पर आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखो ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका के बारे में मैंने बताया आपको कि ये है कहाँ भाई। अफ्रीका के बारे में अगर मुझे कोई पूछा है कि अफ्रीका कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? कि मतलब कि रेड ओशन से लेफ़्ट लेना, या फिर मतलब कि यहाँ से इंडियन ओशन से जाना, लेफ़्ट की ओर जाना, और फिर रेड ओशन मिलेगा, उसको क्रॉस करना, फिर उसको लेफ़्ट पे आपको जिबौती वगैरह मिलेगा, देश मिलेगा। अगर और सोमालिया में चले गए तो आपको लूट लिए जाओगे, समझ जाओ कि साउथ अफ्रीका आ जाए। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना पार्टिकुलर लोकेशन। तो आपको पार्टिकुलर लोकेशन मतलब कि मेन के बारे में जानने के लिए आपको 2 कंपोनेंट के बारे में जानना होगा कि आखिर वो लोकेशन है क्या। अब मैं आपको ये जो है, जो लोकेशन, वो बुक्स में बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिए होते हैं, काफ़ी टेक्निकल टर्म में दिया होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, नहीं समझ में आता। और क्यों हम पढ़ रहे हैं भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? क्या अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं होता तो क्या हमें लोकेशन के बारे में नहीं पता होता? तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं। अब ऐसे ही कंडीशन थी, एक मैंने स्टोरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको। ऐसी कंडीशन थी हमारे एक परम मित्र की, गोलू की। ठीक है, अब ये गोलू है क्या है कि उसको किसी ने बोल दिया कि भाई कि तुम कहाँ रहते हो? तो इसने बोला कि मैं धरती पे रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, कहीं भी कोई शहर का नाम बता दिया उसने। लेकिन बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताओ, उस शहर का लोकेशन क्या है, यही उसने पूछ लिया। अब वो परेशान हो गया कि ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं थी, और पार्टिकुलरली मैत्रेय एजुकेशन हब पे नहीं पढ़ी थी। तो उसको परेशान था कि आखिर भाई कि उसकी लोकेशन क्या है। अब ये लोकेशन पता करने के लिए किसी ने बोला उसको कि आप लेक्चर अटेंड कर लो ज्योग्राफी की, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन आपकी है क्या। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा कि किसी ऑफिस में जाते हो तो किसी न किसी के टेबल पर तो रखा ही हुआ होता है ग्लोब। अब उसमें ग्लोब में ध्यान से देखो तो वो आड़े तिरछे लाइन ड्रॉ किए होते हैं। आप लोग सोचते हो कि वो आड़े तिरछे लाइन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग है। ऐसा नहीं कि कहाँ किसी ने मुंह उठा के आके और वो ड्रॉ कर दिया कि भाई कि अच्छा लगेगा ये, ऐसा नहीं है, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग है। अब ये देखो कि जो हॉरिजेंटल लाइन्स है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स जो हैं, ये जो है वो क्या डिनोट करता है, वो लैटिट्यूड को डिनोट करता है। और जो वर्टिकल्स लाइन आ रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल्स लाइन आ रहे हैं ये आपको लॉन्गिट्यूड को डिनोट करते हैं, जो कि मैं बहुत ही एक्सप्लेन रूप में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्लोब पर 2 सेट्स ऑफ लाइन होते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। और आपको ये मैं बता दूं कि ऐसा कोई अर्थ पे कोई पार्टिकुलर रियल में कोई लाइन नहीं खींची गई है। आप खुद ही देखो ना, आप अर्थ पे रहते हो तो क्या आपके आसपास से लाइन कोई गुजर रही है? ऐसा नहीं है ना। वहाँ केबल वायर से गुजर रही होगी तो वो तो गवर्नमेंट का है, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का है, लेकिन ऐसे कोई लाइन तो गुजर नहीं रही है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। और किस लिए बनाया गया है? तो ये पार्टिकुलर लोकेशंस के लिए। आगे भी देखेंगे कि इसकी और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो एक अर्थ को समझने के लिए, मतलब कि पार्टिकुलर अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन, 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन को हमने इमेजिन किया है, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हॉरिजेंटल को लैटिट्यूड कहते हैं और वर्टिकल को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब पार्टिकुलरली समझते हैं कि आखिर लैटिट्यूड होता क्या है। बहुत सारे लोग से आप पूछोगे, कोई भी, या फिर किसी ने स्टार्ट किया है अभी प्रिपरेशन, तो वो सिंपली आपको बोल सकता है कि लैटिट्यूड इज़ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू इक्वेटर। सिंपली बात में। अब बात बताओ आप कि अगर मैं कोई, मतलब कि ये ड्रॉ, जैसे कि अर्थ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है,
अब ये मैंने ड्रॉ किया, अब इक्वेटर को ड्रॉ किया, ये मैंने चलो इक्वेटर बना दिया। 0 डिग्री पे होता है भाई, 0 डिग्री पर। तो क्या ये मैंने कोई भी लाइन इसको पैरेलल ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये सारे क्या लैटिट्यूड हो जाएंगे? नहीं होंगे लैटिट्यूड, क्योंकि ये कोई मतलब कि पार्टिकुलर ऐसा कोई लाइन नहीं होता, ये आपका एंगुलर डिस्टेंस बताता है। अब एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? बुक्स में डिफिनेशन दिए होते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अब बच्चा जब देखता है एंगुलर डिस्टेंस, उसको समझ में नहीं आता कि भाई कि एंगुलर डिस्टेंस आखिर हुआ क्या, और कहाँ से हम लोग मापे एंगुलर डिस्टेंस, कहाँ से हम लोग कोई फीता लेकर थोड़ी घूम रहे हैं कि भाई कि एंगुलर डिस्टेंस माप ले। तो एक्चुअली क्या है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने मतलब कि अर्थ के सेंटर से इस चीज़ को एक एंगल, जो इक्वेटर है, इक्वेटर आपको पता है कि 0 डिग्री उसको माना है, यानी ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। आप ये देखो, ये इक्वेटर हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, अब जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म से आप घबराएंगे, मैं आपको अभी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, कि जो मतलब कि इक्वेटर से अगर आपने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से किसी पॉइंट पर आपको पता करना है कि ये लोकेशन कितने डिग्री पर है, यानी कितने लैटिट्यूड पर है, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ से इक्वेटर से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। और आपके पास कोई भी डिवाइस है जो कि एंगल को मापने वाला है, प्रोटेक्टर हो गया, प्रोटेक्टर तो उतना बड़ा होता नहीं, उसके लिए अलग से डिवाइस आता है, या फिर अगर कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हो तो प्रोटेक्टर आप यूज कर सकते हो, तो जिसको हिंदी में चांद कहते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टर से आप मापोगे तो जो एंगल जो बताएगा ना, वही हो गया आपका लैटिट्यूड। अब आपने देखो कार वगैरह में देखा होगा वाइपर क्या करता है कि एक जगह फिक्स होता है, एक पॉइंट उसका फिक्स होता है, और वाइप करता है तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन वो डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करता है तो वो मतलब कि एंगल बनाता हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस एंगल बनाते हुए कवर किया जाए, एक मतलब कि आर्क जैसा कवर किया जाए। जैसे कि यहाँ से ये है, अब ऐसे यहाँ से और यहाँ ऐसे घूम रहा है ये, तो क्या है, एक आर्क बना रहा है ना, एक सर्कल टाइप का, एक मतलब कि सर्कल का एक पार्ट बना रहा है यहाँ से, और यहाँ से देखो आप, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्टेंस। तो अगर मुझे इक्वेटर के सेंटर से अगर कोई लाइन किसी पॉइंट का अगर लोकेशन चाहिए, तो वहाँ से आप एक एंगल पे मतलब कि लाइन खींचो और उस एंगल को मापो, तो वही आपका हो जाएगा लैटिट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका जो डिफिनीशन है, ये बोला जाता है कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, दोनों तरफ नॉर्थ भी जाओ और ये साउथ में मेजर करो, इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से हमने लिया, आप देख सकते हो, यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया। ठीक है, तो ये हुआ लैटिट्यूड। अब आपके लिए ये मतलब कि मैंने टास्क दिया है कि आप टास्क के रूप में ले सकते हो, ऐसे मैं समझा भी देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि ये सेंटर है। अब मुझे किसी भी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी की कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरली हमने पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो कि यही पॉइंट लिया। अब बताओ कि अब मुझे इसका फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा लैटिट्यूड है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा कि ये इक्वेटर के पास एक लाइन ड्रॉ करूँगा, जो कि 0 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, उसको रेफरेंस मान लूँगा, और वहाँ से जो एंगल मैं मेजर करूँगा ये पॉइंट का, तो वो जो पार्टिकुलर एंगल पर आएगा, मान लो कि 15 डिग्री पर आया, और ये चूँकि ये नॉर्थ में है तो 15 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो 15 डिग्री नॉर्थ पर जो पॉइंट आया, तो वो इसको पार्टिकुलरली क्या बोल देंगे कि ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। आपने देखा होगा कि लैटिट्यूड को डिग्री में ही रिप्रेजेंट किया हुआ होता है बुक्स वगैरह में, तो वो यही बात बोलता है कि वो एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब देखो कि अगर आपको एक्चुअल में आप ड्रॉ करना चाहते हो लैटिट्यूड को, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, मैंने पृथ्वी को, जो धरती को खोल दिया है, कि 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। हेमिस्फेयर के मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्फेयर ही ड्रॉ करते हैं। तो मैंने 2 हेमिस्फेयर लिया है। यहाँ से देखो, ये जो है ये सेंटर हुआ, अर्थ का सेंटर मान लिया हमने। अब यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है कोई भी कितना भी एंगल, अगर मान लो कि जो एक पार्टिकुलर एंगल ले लो, और ये जो इसके जो साथ में जो लाइन गई है ये इक्वेटर हुआ, क्योंकि इसे कॉन्साइड कर रही है, 0 डिग्री पर इक्वेटर माना जाता है। अगर सेंटर पर कॉन्साइड कर रही है तो 0 डिग्री हुआ, उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर सेट होगा, स्क्वायर सेट आप यहाँ पे प्लेस करो। स्क्वायर सेट का दोनों जो सिरा है वो एक तरफ मीट होना चाहिए, और जिस एंगल का आपको लैटिट्यूड ड्रॉ करना है वहाँ से वो एंगल मेजर कर लो। मान लो कि आपने 20 डिग्री का किया, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन आप खींचोगे 20 डिग्री का, यहाँ से 20 डिग्री और ये 20 डिग्री, और ये दोनों को आप मिलाओगे
तो ये जो लाइन आया, ये जो डॉटेड लाइन है, ये पार्टिकुलरली आपका ये 20 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग लैटिट्यूड को पेन एंड पेपर से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो जो गोलू था बेचारा, उसको तो लैटिट्यूड पता चल गया कि आखिर लैटिट्यूड होता क्या है। वो खुश हो गया कि चलो मुझे लोकेशन पता चल गया। लेकिन उसका एक फ्रेंड था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने बोला कि भाई कि तुम्हारा लोकेशन क्या है। उसने लैटिट्यूड फटाक से बता दिया कि मैं इस लैटिट्यूड पे हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा तो बताओ कि उसने और भी पॉइंट उसको गिना दिए कि चलो कि ये जो है ये शहर है, ये देखो ये शहर है, ये शहर है, ये शहर है। तो ये सब भी तो उसी लैटिट्यूड पर हैं। तो क्या मतलब कि तुम्हारा लोकेशन है और ये सबका लोकेशन सेम ही है? अब वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही शहर में रह सकता है ना। लेकिन उस लैटिट्यूड से पास करते हुए तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं जिस शहर से वो लैटिट्यूड गुजरेगा। तो पार्टिकुलर लोकेशन उसको नहीं मिला। वो थोड़ा सा खुश हुआ था बेचारा, फिर नाराज़ हो गया कि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक और हमें मतलब कि क्राइटेरिया चाहिए, या एक और हमें मतलब कि सेट ऑफ लाइन चाहिए, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पर वो एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है। इसीलिए आप जब भी लोकेशन आप बताओ किसी को, तो आप बोलो कि इतना डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड हम अभी देखेंगे वो ईस्ट एंड वेस्ट में मापा जाता है कि कितना डिग्री ईस्ट है, कितना डिग्री वेस्ट है। तो ये पार्टिकुलर वो देखा जाता है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड के बारे में कि वो एंगुलर डिस्टेंस है। तो लॉन्गिट्यूड भी जैसे लैटिट्यूड का बताया कि वो एंगुलर डिस्टेंस है, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस है। लेकिन दोनों का मापने का तरीका अलग अलग है। वो क्या है कि हम लोग सेंटर से मापते हैं किसी भी पॉइंट के लिए कितना एंगल मतलब कि डिस्टेंस है, और लॉन्गिट्यूड है वो हम लोग पोल से लेते हैं कि अगर कोई भी एंगल से पास करता हुआ जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मिल रहा है, कितना एंगल पे वो मीट कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है वो। लेकिन ये एंगल हम लोग मापते कहाँ से? वो अलोंग द इक्वेटर मापते हैं, और उसमें क्या है कि हम लोग सेंटर से मापते हैं, फ्रॉम द सेंटर, और इसमें अलोंग द इक्वेटर। अब बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली बहुत ईजी चीज़ है कि अलोंग द इक्वेटर क्या होता है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि जो जिनका मैथ नहीं होगा वो नहीं समझ पाएंगे कि अलोंग द इक्वेटर क्या है। तो उसको सबसे पहले मतलब कि एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि आप उसको बना के दिखा दो कि कैसे हम लोग उसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक सर्कल लो, उसका एक सेंटर होगा सर्कल का। अब उस सेंटर को या तो आप नॉर्थ पोल भी बोल सकते हो या साउथ पोल बोल सकते हो। उस सेंटर से जो आप सर्कल बनाओगे तो जो सरकमफ्रेंस होगा वो आपका इक्वेटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो इक्वेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। तो ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। अब अलोंग द मैंने बोला कि इसे एंगल मापना है, तो मान लो कि ये नॉर्थ पोल हो गया, तो नॉर्थ से साउथ कुछ ऐसे जा रहा होगा, एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने, ठीक है। अब इस लाइन पर मुझे कोई पार्टिकुलर डिग्री का ये चाहिए था एंगल, मतलब कि लॉन्गिट्यूड। तो मान लो कि 20 डिग्री का चाहिए, तो यहाँ से आप प्रोटेक्टर रखो और अलोंग द यानी कि इक्वेटर के तरफ, अलोंग अगर ये बोलते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अलोंग मतलब कि उसके साथ जा रहा हूँ, तो इक्वेटर के तरफ मुझे जाना है। तो इक्वेटर के तरफ जाते हुए आप 20 डिग्री आप एंगल ले लो, ठीक है। तो जो 20 डिग्री का जो आप एंगल खींचोगे, तो ये देखो ये वर्टिकली आ रहा है ना, वो क्या था लैटिट्यूड, क्या था हॉरिजॉन्टली था, ये वर्टिकली आ रहा है। यही आपका 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड दे देगा। समझ में क्लियर है? तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया वो कि वो सेंटर से लेते हैं, मेजर करते हैं, और ये अलोंग द करते हैं। और अलोंग भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं। अब देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, वो आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ द पैरेलल, एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है इक्वेटर से, जो कि एंगुलर डिस्टेंस होता है। और जो लैटिट्यूड है वो आप अगर देखोगे वो तो पूरा एक सर्कल बनाता है, एक फुल सर्कल। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सेमी सर्कल बनाता है। अगर आप कोई भी एक लॉन्गिट्यूड को उठा कर देख लो तो एक सेमी सर्कल के रूप में आपको दिखाई देगा, एक पूरा सर्कल नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर से जैसे ही आप पोल की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है, उसका डिस्टेंस कम होते जाता है लैटिट्यूड का।
इक्वेटर की तरफ बढ़ते हो तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे कि जो पोल है वहाँ पर थोड़ा सा वह चपटा है, जो अर्थ है वहाँ जो डिस्टेंस जो है जो हम लोग मापते हैं वो इक्वेटर से कम आता है। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं या फिर जैसे जैसे साउथ पोल की तरफ या जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह से क्या हो रहा है, उसकी डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन जो यानी लेंथ जो कम होती जा रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो इक्वल इन लेंथ होता है। आप कोई भी अगर लॉन्गिट्यूड का आप मेजर करो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो सीधा जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होगा, वो आपको इक्वल इन लेंथ आपको मिलेगा मेजर करोगे तो। एक और बात है कि वो जो लैटिट्यूड होता है वो जनरली हम लोग देखते हैं पैरेलल होता है, लेकिन इसको क्या आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप देखोगे ये कन्वर्ज कर रहा है ना जी, ये देखो ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पर आके कन्वर्ज कर रहा है, आपस में मिल रहा है, तो ये कन्वर्जिंग होता है, पोल पर जाके कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के जो भी लॉन्गिट्यूड आप पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लोगे उसको मेरिडियन बोला जाता है। लेकिन जो है ब्रिटेन का जो है 0 डिग्री, जो ब्रिटेन से का एक जो शहर है वहाँ पे एक प्लेस है वो ग्रीनविच नाम से है, एक ऑब्जर्वेटरी है। तो जोग्राफर्स ने आपस में डिसाइड किया कि देखो कि इतने सारे तो मेरिडियन हैं, इतने सारे लॉन्गिट्यूड है। अगर आपसे पूछे कोई कि लॉन्गिट्यूड कितने सारे हैं, कितने बताओगे आप? देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि डिग्री तो हाफ भी हो सकता है, उसका भी फ्रैक्शन हो सकता है, उसका भी फ्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोग मेजर जो करते हैं अपने सहूलियत से करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए एक पार्टिकुलर रख लेते हैं कि हाँ 15-15 डिग्री का डिफरेंस ले लो। तो देखो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन अब हमें जैसे कि सिंप्लिसिटी जो रीड करना था, जैसे टाइम वगैरह या फिर डेट को रीड करना है, तो उसके लिए जो जोग्राफर्स में एक सहमति बनी कि हमें किसको लेना चाहिए। तो यह है कि जो ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास होती है उसको बोला गया प्राइम मेरिडियन, यानी कि उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रखा गया। ठीक है, अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ये एक फिक्स मान लिया गया कि एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 0 डिग्री पर, जो हम अभी देखेंगे कि टाइम निकालने में या फिर जो मतलब कि डेट डिसाइड करने में कैसे ये एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, कैसे ये काम आता है। तो आप देखो लो, अब हमें क्या पता चल गया, लॉन्गिट्यूड भी पता है और लैटिट्यूड भी पता है। तो भाई कि अब इसको क्या है, जो गोलू है उसको क्या है, वो एग्जैक्ट लोकेशन उसको मिल गया। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन अब पता है, वो देखो ये खुश हो गया। अब तो हमें इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इस स्टोरी से, कि लोकेशन के लिए हमें दोनों चाहिए होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे, कोई ट्रिकी क्वेश्चन डाले कि मतलब कि कोई लोकेशन पता करना है तो क्या दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड, तो वो गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन डाल दी लॉन्गिट्यूड, वो भी गलत है, यानी कि बोथ सही है। तो ए एंड बी दोनों, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए तो दोनों को आपको मारना पड़ेगा कि दोनों सही है, क्योंकि दोनों को जब तक आप दोनों को मतलब कि यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल सकता है, फिर आपकी भी हालत गोलू जैसी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड का आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो दो चीज़ में एप्लीकेशन है मेनली, ऐसा तो और भी चीज़ें हैं जो हीट बजट वगैरह में देखेंगे तो, लेकिन 2 चीज़ लॉन्गिट्यूड में हम लोग देखते हैं कि दो चीज़ें हैं, जैसे टाइम और डेट निकालने में। तो एक होता है कि लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लाइन के साथ देखते हैं और एक देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के रेफरेंस में। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन है क्या। तो देखो कि आप पार्टिकुलर, जैसे कि आप इंडिया में हो, आपका कोई फ्रेंड है वो अमेरिका में है, आप यहाँ पर उसको बोलोगे कि देखो कि हमारे यहाँ ना अभी 7 बजे सुबह हो रहा है, मॉर्निंग का 7 हो रहा है। वो बोलेगा भाई मैं सो रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मतलब कि आप बोलोगे यार कि इतना सुबह 7 बजे कौन सोता है भाई, तो वो बोलेगा भाई यहाँ रात है। तो ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, और टाइम में भी डिफरेंस आ जा रहा है। चलो मतलब कि हो सकता है कि वहाँ रात मतलब कि हो, क्योंकि सन का आपको पता है कि सन पृथ्वी अगर आप जानते हो कि कैसे रोटेट करता है तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे वहाँ रात होगा, इधर दिन होगा, लेकिन टाइम भी डिफरेंट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रीनविच को हम लोग लिखते हैं रेफरेंस पॉइंट, है ना, GMT बोलते हैं इसको, है ना, तो इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो
यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री इसको फिक्स किया है, एक मान लिया है, ये प्राइम मेरिडियन है हमारा। अब जिधर से जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम क्या होता है, प्लस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ईस्ट से ही तो सन रेज होता है ना, वहाँ पे राइज होता है सबसे पहले सन। तो अगर वहाँ पे दिन सबसे पहले हो रहा है तो टाइम भी तो मतलब कि उसी अनुसार बीतेगा ना वहाँ पे। आपके यहाँ भी तो अंधेरा ही है, वो उधर उजाला हो गया। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग टाइम को ऐड करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम को डिक्रीज करेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं कि पार्टिकुलर लोकेशन, पार्टिकुलर अगर हमें कोई लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये कितने कौन सा टाइम पर है ये। ठीक है, तो आप देखो कि जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अब ये है कि इंक्लिनेशन इसकी होती है 23.5 जनरली लिया जाता है, 23.5 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होता है। और अगर हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर ले, जिसमें ये सन के चारों तरफ वो जो चक्कर लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं 66.5 डिग्री पर। तो ये आप थोड़ा सा ये चीज़ आप पॉइंट नोट कर लो कि जब इलिप्टिकल से बोलेगा या फिर मतलब कि उसके रिवोल्यूशनरी पाथ से बोलेगा तो वो 66.5 डिग्री होता है, लेकिन जब एक्सिस से जब टिल्टेशन बोलेगा तो वो 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि जब ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करता है तो कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में कर लेता है? एक दिन में करता है, यानी कि लगभग 24 आवर्स में करता है। तो 24 आवर्स में ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, यानी कि 360 डिग्री ये पूरा घूम जा रहा है। अब ये यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 24 आवर्स में ये 360 कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी यूनिटरी मेथड के बारे में ज्ञान हो, अगर नहीं भी हो तो हम लोग सीसेट की भी क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ भी समझा देता हूँ आपको कि अगर 24 आवर्स में अगर 360 डिग्री वो मूव कर रहा है तो 1 आवर में क्या होगा कि आप उसको डिवाइड कर दो। 360 को ऊपर रखो, नीचे 24 को रखो, आप वो डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। यानी कि आपको पता चल गया कि एवरी 15 डिग्री में हमारा कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर में लग रहा है। कि अगर एवरी 15 डिग्री में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 आवर आप ले सकते हो एक यूनिट, कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। तो जैसे जैसे आप 15 डिग्री जितना आगे मूव ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो आपको उतना आवर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आपको उतना आवर्स डिक्रीज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 15 डिग्री, हर एक 15 डिग्री में 1 घंटा। अब देखते हैं कि जब ये 15 डिग्री में 1 आवर है, यानी कि 60 मिनट हम लोग ले रहे हैं, तो 1 डिग्री में कितना ले सकते हैं, 4 मिनट, 60/15 4 मिनट। यानी कि एवरी 1 डिग्री अगर आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, एवरी 1 डिग्री से अगर ईस्ट की तरफ हो रहा है तो आप 4 मिनट्स आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने टाइम में। अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो वही 4 मिनट्स आपको डिक्रीज करना पड़ेगा एवरी 1 डिग्री से, और 15 डिग्री पर 1 आवर, ये आपको पता चल गया। अब मैं पार्टिकुलर इंडिया का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहूँगा कि देखो कि यहाँ पर टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है, टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइम जोन जो डिसाइड किया गया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम जोन है, और वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। जो ये देखो आप, ये लॉन्गिट्यूड आया है ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि कितना डिग्री ईस्ट है, कितना डिग्री वेस्ट है, और लैटिट्यूड को मैंने बताया था वो नॉर्थ एंड साउथ में देखते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया का जो है जो पर्टिकुलर टाइम जोन जो लाइन है वो पास हुआ है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, कोई भाई यहाँ पे सीरीज मत समझ कि मिर्ज़ापुर सीरीज आपका चल रहा है, ये एक्चुअली यूपी में लोकेशन है। ठीक है, वहीं से ये लाइन गुजरी हुई है। अब आपको मैंने बताया कि एवरी 15 डिग्री के लिए 1 आवर, तो 82.30 डिग्री ईस्ट ले लो, या फिर इसको हाफ बोल दो। ठीक है, उसके लिए कितना घंटा, तो 5.5 घंटा का समय कैलकुलेट करोगे आपको तो 5.5 घंटा का बताएगा। या और ये किस में है, ये ईस्ट में है। इंडिया किस में है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में क्या होगा, अहेड होगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंडिया इज़ अहेड ऑफ कितना, 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, है ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोलेंगे, IST से बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और जो हम लोग पार्टिकुलर जहाँ से रेफरेंस लेते हैं उसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं।
तो ये समझ में आ गया। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, कितना का डिफरेंस है, कितना आवर्स का डिफरेंस है फ्रॉम द GMT टू IST, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। अगर लंदन में अभी 12 बज रहा होगा दिन का, तो यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, अब ये हमारा टाइम जोन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो यूज है लॉन्गिट्यूड का, वो है डेट डिसाइड करने में कि आखिर पार्टिकुलर कौन सा डे हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। हमने देखो मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम जोन का देख लिया, एक लाइन देख लिया, प्राइम मेरिडियन से डिनोट किया, उसी तरह से, और वो क्या था कि 0 डिग्री से पास हो रहा था। जो पार्टिकुलरली इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री से पास होता है। ठीक है, 180 डिग्री से पास होता है, और ये लाइन हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप बोलोगे कि भाई वो तो बड़ा सीधा लाइन था और ये बड़ा जिगजैग लाइन है, इस तरह से ये जा रहा है। तो ये जिगजैग एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर आप ये देखो, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं। अब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एक ही मतलब कि जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो कि ये सीधी लाइन ऐसे आ जाती तो हो सकता था कि इसी का जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ये दोनों का जो है वो डेट अलग अलग हो जाता, यानी कि एक ही ग्रुप ऑफ आइलैंड में 2 आपको डेट देखने को मिलता। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग था लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी दिक्कत आती, परेशानी आती। इसीलिए इस तरह से इसको लाइन को क्रॉस करवाया गया, यानी कि एक्चुअली तो इमेजिन लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो इस तरह से इसको हमने डिसाइड किया कि जो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड है या पार्टिकुलर जो कंट्री है वो लाइन के एक तरफ आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसका एक हिस्सा एक तरफ आ रहा है, दूसरा हिस्सा दूसरे तरफ जा रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए ये जिगजैग लाइन है। ये तो पता चल गया कि जिगजैग लाइन क्यों है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिसाइड होगा, कैसे हम लोग ये करते हैं, पता करते हैं कि जैसे कि आपने किताब में पढ़ा होगा कि ये बोला जाता है कि जब हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 डे का गेन होता है। ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 1 डे का लॉस होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आखिर ये गेन क्यों बोल रहे हैं और लॉस क्यों बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो एक काम करो, एक बात याद रखो, ईस्ट हमारे यहाँ, अगर आप इंडियन हो तो ईस्ट बड़ा ही मतलब कि हर एक चीज़ में, मतलब कि एक तरह से ट्रेडिशन में भी बड़ा पवित्र माना जाता है। लोग बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ मुँह करके खाना खाओ, पढ़ो, या फिर और भी कोई ट्रेडिशन काम करो। तो एक तरह से ये हमारा एक स्ट्रेंथ हुआ, अचीवमेंट हुआ कि भाई कि हम लोग ईस्ट में अगर हम लोग कुछ करते हैं तो एक हमारी काम सफल होता है। तो समझ लो कि ईस्ट में अगर हम कर रहे हैं तो वो गेन हुआ, आप गेन कर रहे हो कुछ, और वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप लूज कर रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आया कंसेप्ट तो इसको याद रखना, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो कि मान लो कि यहाँ पर आप खड़े हो पार्टिकुलर ये डेट लाइन पर, इंटरनेशनल डेट लाइन पर, आप इधर फेस किए हो तो इधर क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि नॉर्थ अमेरिका तो वेस्ट में, तो आप बोलोगे कि ये वेस्ट हो गया। नहीं, यहाँ से आप जब देख रहे हो तो ये पार्टिकुलरली किस तरफ मूव कर रहे हो, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका कोस्ट जब आप पढ़ते हो तो ये वेस्ट कोस्ट पढ़ते हो, ये ईस्ट कोस्ट पढ़ते हो। तो इधर से जब हम लोग डेट लाइन से जब नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव कर रहे हैं आप, तो क्या है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन को आप गेन कर रहे हो। ठीक है, तो पार्टिकुलरली अगर वेस्ट में अगर मंडे है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ट्यूसडे, क्या बोल रहे, संडे होना चाहिए। क्यों संडे होना चाहिए, मैंने बोला 1 डे गेन हुआ। कैसे गेन हुआ, तो भाई ये बताओ आप कि आप बोलते हो ना कि आपका दिन खराब हो गया कि यार संडे तो खराब हो गया, तो संडे खराब होने का मतलब क्या है कि अब दूसरा दिन तो मंडे आने वाला है। ठीक है, यानी संडे को तो आपने लैप्स कर दिया, तो उसको आप लॉस बोलोगे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो संडे तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ना, जब ये इंटरनेशनल डेट को आप क्रॉस कर रहे हो तो ईस्ट में, यहाँ तो मंडे था, जब आप वहाँ जा रहे हो तो संडे मिला आपको। तो एक दिन जो क्योंकि अब अभी तो मंडे आएगा ही दूसरे तरफ, तो आपने क्या किया, एक दिन को गेन किया। एक दिन आपके पास अभी मंडे आने ही वाला है, इसलिए बोलते हैं कि इसको एक दिन गेन किया। तो जैसे ही आप ईस्ट में जाते हो तो एक दिन आपका गेन होता है, और वाइस वर्सा जैसे आप वेस्ट में जाते हो तो एक दिन को लूज़ करते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ संडे था ईस्ट में, अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ मंडे दिखाएगा। तो मंडे दिखाएगा यानी आपने संडे को खो दिया। आपने मान लो कि यहाँ से फ्लाइट लेके अगर वेस्ट में गए आप,
तो वेस्ट में जा रहे हो आप, तो यहाँ से संडे को बैठे थे, वहाँ पहुँचे मंडे को, तो आपने संडे को तो खो ही दिया ना, यानी लॉस किया संडे को। तो जैसे आप वेस्ट में जाते हो तो एक दिन को लॉस करते हो, यही फंडा है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो इसमें, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनेशनल डे। अब इंटरनेशनल डे, आखिर ये इंटरनेशनल डे के पास आकर ही डेट क्यों चेंज हो जाता है? तो उसका कारण ये है कि आपको मैंने बताया था कि जैसे ये ग्रीनविच देखो, ग्रीनविच मेरिडियन है, तो इसको 0 डिग्री लिया जाता है। जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज होते हैं तो आवर्स इंक्रीज होता है। अब जैसे 180 डिग्री पर आओगे तो हर एक डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री पर 1 आवर्स था, तो 180 डिग्री पर कितना होगा? 12 आवर्स। तो जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 12 आवर्स, जब आप वेस्ट की तरफ आओगे तो यहाँ पर आओगे तो वो 12 आवर कंप्लीट होगा। दोनों कंप्लीट करके कितने बनाएंगे? 24 आवर्स बनाएंगे ना। तो यानी एक दिन का यहाँ पर जब इंटरनेशनल डे पर आओगे तो एक दिन आपको मिल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे आप इधर उधर क्रॉस करते हो इंटरनेशनल डे तो एक दिन लॉस या गेन होता है। समझ में आ गया? तो ये हुआ था हमारा फंडा है इंटरनेशनल डेडलाइन का। अब हम लोग ने लॉन्गिट्यूड देख लिया, लैटिट्यूड देख लिया, उसके मतलब कि एप्लीकेशंस देख लिए, टाइम जोन देख लिया, इंटरनेशनल डेडलाइन देख लिया। अब हम लोग थोड़ा अर्थ को मूव करवा देते हैं। बहुत देर से अर्थ शांत थी, अब उसको मूव करवा देते हैं। अब मूव करवाते हैं तो अर्थ का जैसे कि दो आप मोमेंट देखोगे, 2 मोमेंट होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन जो है वो अपने एक्सिस पर वो करता है, ठीक है। तो वो एक्सिस पर जो करता है रोटेशन, मैंने अभी बताया आपको कि 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये इलिप्टिकल पाथ पर ये जो इलिप्टिकल पाथ है वहाँ पर आप देखोगे तो एलोंग एक इलिप्टिकल पाथ ये फॉलो करता है, और सन जो है सन स्टिल रहता है, और हमारे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो ये एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और ये लगभग 365 एंड 1/4 डे में ये कंप्लीट करता है। अब यही जो 1/4 डे है ना, 1/4 डे का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटा होता है पूरे दिन में, तो 1/4 उसको करोगे तो 6 घंटा। तो ये 6 घंटा 4 साल में जो जुड़ के जो 366 डे होता है ना, जो हम लोग लीप ईयर में लेते हैं, इसी की वजह से लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवॉल्यूशन की, इस तरह से करता है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। अब अलग अलग पढ़ते हैं कि आखिर रोटेशन का क्या काम है एंड रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है। तो रोटेशन जो है वो डे एंड नाइट के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो आपके यहाँ जो डे एंड नाइट हो रहा है कि यहाँ पर अगर दिन है तो दूसरी तरफ रात हो जा रहा है, तो उसके लिए जो है वो रोटेशन जिम्मेदार है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, अगर आपके पास ग्लोब होगा तो आप एक तरफ ग्लोब रखो, एक तरफ कोई टॉर्च, कोई सोर्स ऑफ लाइट रखो, और ग्लोब को रोटेट करवाओ, मतलब घुमा दो उसको, तो आप देखोगे कि अगर स्टिल आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है टॉर्च हो सकता है, कैंडल हो सकता है, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है तो अलग अलग जो पोर्शन है या अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं उस पर अलग अलग टाइम में रोशनी जा रही है। तो जिस टाइम पे जहाँ पे रोशनी जाएगी वहाँ पे डे होगा। सिंपल सा फंडा है। अब देखो कि कैसे, मतलब कि अब मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे आखिर कि डे एंड नाइट हो रहा है। तो देखो, उससे समझने से पहले ध्यान से समझो कि ये अब हमारा जो अर्थ हो गया, ये इंक्लिनेशन है, अभी आपको मैंने बताया 23.5 डिग्री। अब ये देखो कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बिल्कुल डार्क में है, ये पोर्शन लाइट में है। क्यों है लाइट में? क्योंकि यहाँ से सन रे जा रहा है, यहाँ पे इसको फोकस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इसी को लाइन को कहते हैं मतलब कि जो ये सर्कल जो है, जो मतलब इल्यूमिनेटेड है, इसको कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जो लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है यही तो इल्यूमिनेटेड है, यही तो मतलब कि जो है लाइट एरिया में है, तो इसी को सर्कल ये बोलते हैं। और जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है इल्यूमिनेशन और डार्केस्ट फेज को, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब जो लाइन के जो मतलब कि सन के जो अपोजिट साइड होगा, ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर नाइट होगा, यानी डार्कर साइड होगा, यानी नाइट हो गया वहाँ पे। और जो सन की तरफ फेस किया हुआ है वो क्या हो गया? दिन होगा। अब यहाँ पर देखो कि जो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये जो है नॉर्थ पोल अगर इसको माने और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल ये किधर झुका हुआ है? पूरे सन की तरफ झुका हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि जो पूरे सन, और यहाँ पर देखो कि पूरा ये इल्यूमिनेट हो रहा है, जो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल ये पूरा इल्यूमिनेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला जाता है कि 6 मंथ जो ये डे होता है, 6 मंथ के लिए डे होगा। और जब फिर जो रिवॉल्व करते हुए जब सन साउथ में चली जाएगी तो नॉर्थ में अंधेरा हो जाएगा, नॉर्थ मतलब कि आर्कटिक सर्कल पे, और यहाँ पर जो साउथ में है यहाँ पर उजाला हो जाएगा यानी दिन होगा। तो यहाँ मतलब कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होते रहते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ हॉरिजन। ये इसलिए समझाने वाला हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, और यूपीएससी भी पूछ चुकी है इस पर, और लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हॉरिजन होता क्या है। तो आप अगर शहर में रहते होगे तो आपको तो शायद ही दिखाई दे, क्योंकि शहर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन अगर आप गांव में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, तो वहाँ पर आप देखते हो कि एक पॉइंट आता है, वहाँ पर जो स्काई है और जो अर्थ है, ठीक है, स्काई है और जो अर्थ है वो मीट करता हुआ दिखाई देता है। या फिर आप देखोगे कि जैसलमेर साइड में एक सनसेट काफ़ी फेमस है, सम करके एक एरिया है जैसलमेर में, वहाँ पे सनसेट उसका काफ़ी फेमस है। इसलिए फेमस है कि वहाँ पे जो पार्टिकुलर ना सन है ना, वो धरती में जब सनसेट होता है तो धरती में समाती हुई दिखाई देती है। उसी को कहते हैं हॉरिजन, कि जहाँ पर स्काई और अर्थ मिलता हुआ दिखाई दे, या कोई सेलेस्टियल बॉडी है ना धरती पे मिलता हुआ दिखाई दे, उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजन। अब जैसे कि नॉर्थ पोल में था, नॉर्थ पोल में जब समर वाला जो डे आता है, यानी 21 जून जो समर सोल्स्टिस बोला जाता है, जो कि मैं हीट बजट में भी पढ़ाने वाला हूँ। तो जो 21 जून होता है उसमें नॉर्थ की तरफ ऐसे जो नॉर्थ जो है नॉर्थ पोल वो सन की तरफ झुका होता है। उसमें क्या है कि ये पूरा जो सर्कल है, वो जो आर्कटिक सर्कल है, वो पूरा सन के लाइट में आ जाता है, और वहाँ पे 6 मंथ डे होता है। तो यानी कि वहाँ पे कभी सनसेट होता ही नहीं, तो और उसका जो ओरिजिन से हमेशा जो सन होता है यानी ओरिजिन से ऊपर ही रहता है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जाएगा तभी तो सनसेट बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमेशा ओरिजिन से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका ओरिजिन का कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे रिवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ, और रिवॉल्यूशन के कारण हो क्या रहा है। तो हमने देखा था रोटेशन के कारण डे एंड नाइट हो रहा था, रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है, ठीक है। अब सीजन चेंज कैसे होता है तो आप ये देख लो, ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा ये है फिगर है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये सन स्टिल है, और हाँ ये मतलब कि इलिप्टिकल पाथ में ये घूम रही है अर्थ, ठीक है, पार्टिकुलर घूम रही है। ये नॉर्थ पोल हम ले लेते हैं, ये साउथ पोल लेते हैं। तो आप देखो कि 21 जून को ये समर सोल्स्टिस बोला जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में उस समय समर होता है। आप ये देखो पार्टिकुलर यहाँ पे समर है, और उसी समय क्या होगा, साउथ पोल में विंटर होगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो सितंबर आ गया। 22 एंड 23 सितंबर को इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स। ये इक्विनॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर जो है ना कि डे एंड नाइट यहाँ पर एक सेम होता है, डे एंड नाइट सेम होता है, इक्वल होता है। सेम का मतलब इक्वल, मतलब कि जो ड्यूरेशन होगा डे एंड नाइट का वो इक्वल होगा। यहाँ पर क्या था कि डे बड़ा हो रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होने लगा कि डे एंड नाइट दोनों बराबर होने लगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी वैसा ही होगा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि इक्विनॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पार्टिकुलर जो सन रे आता है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर आता है, इसलिए इक्विनॉक्स बोला जाता है ना। विश्वत रेखा ऐसा तो इक्वेटर को बोलते हैं, और इक्विनॉक्स को। तो ये अब यहाँ से जैसे जैसे मूव हो रहा है, तो वो यानी क्या हो रहा है कि जो रिवॉल्व करते हुए अब साउदर्न जो पार्ट है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो सन की तरफ आ जाएगा। कब, 22 या 21 दिसंबर को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में अब समर हो जाएगा, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, वो विंटर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि दिसंबर में हम लोग के तरफ, हम लोग क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो ठंड का मौसम आ जाता है। फिर आगे मूव करेगा तो फिर एक 20 मार्च का वो डेट आएगा, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन, जो कि हम लोग वसंत पंचमी के रूप में भी मनाते हैं मार्च में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय ऑटमन रहेगा। और फिर ये पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करेगा। देख रहे हो आप कि कैसे सीजन चेंज हो रहा है, समर से फिर जैसे कि ऑटमन में गए, ऑटमन से मतलब कि विंटर में आया, विंटर से फिर स्प्रिंग में आया, ये चलता रहता है। तो ये रिवॉल्यूशन के कारण ही चेंज हो रहा है। अब मैं आपको बोलो कि ठीक है, आपको मैंने रिवॉल्यूशन बता दिया, और आप बोलो कि हाँ कि रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज हो रहा है। तो सिर्फ क्या रिवॉल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल है सीजन चेंज होने के लिए? तो क्या बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको समझाने के लिए मैंने 2 कंडीशन आपके सामने रखा है। कंडीशन पहला कहता है कि अगर मान लो कि अर्थ जो है वो टिल्टेड नहीं होता,
जो हमने देखा कि 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस से वो टिल्टेड होता है, अपने एक्सिस पर वो टिल्टेड नहीं होता, बिल्कुल ऐसा स्टैंड स्टिल होता। और यहाँ पर क्या होता है कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो लाइन ऑफ एक्सिस के बराबर होता है, यानी कि जो इल्यूमिनेशन का लाइन है वही एक्सिस का लाइन है। तो क्या होता कि जो सन है, सन का जो रेज आता है वो इक्वल अमाउंट में, जो हर एक एरिया पर इक्वल अमाउंट में आता। तो आप देखो कि यहाँ पे हर एक समय क्या होता है, डेट एंड नाइट एक तो बराबर हो जाते, ठीक है। और एक्चुअली जो इक्वल अमाउंट में आ रहा है जब सन रे हर एक पोर्शन पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा कि वो जो सन का जो रेज है, जो हीट है, वो बराबर अमाउंट में पड़ेगा। तो वहाँ पे समर भी बराबर अमाउंट में होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलता कि आप जैसे कि कहीं दूसरे जगह जा रहे, कोई दूसरे देश में जा रहे तो दूसरा सीजन आपको मिल जाए, या फिर मतलब कि पार्टिकुलरली हेमिस्फेयर में दूसरा आपको मिल रहा है, या पार्टिकुलरली दूसरे हेमिस्फेयर में दूसरा सीजन मिल रहा है आपको, तो ये बात हो जाती। तो अगर ये टिल्टेड नहीं रहता तो सीजन का वेरिएशन हमें नहीं मिलता। तो सिर्फ रिवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो टिल्टेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जब टिल्टेड है तो क्या हुआ, जब टिल्टेड है तो जो सन का जो रेज है वो सभी जगह परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा है। आप जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाओगे या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाओगे, तो जो सन का जो रेज है वो साइलेंट होता जा रहा है या तिरछा होता जा रहा है। और ये जब पार्टिकुलरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा ये तिरछा, तो उसका इंटेंसिटी कम होगा। तो एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट भी हो जाता है रेज, तो पार्टिकुलर इंटेंसिटी से वहाँ नहीं पड़ पाएगा। तो इसलिए जब टिल्टेड होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सन लाइट होता है वो इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए सीजन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब देखो कि मैं जो क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला था वो 2019 में पीटी में क्वेश्चन पूछा है। और ये पार्टिकुलर ये देखो, ये 2019 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पार्टिकुलरली कहता क्या है, और आप देखो कि जो हमने कंसेप्ट समझाया है उससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसने पूछा है कि ऑन 21 जून द सन, और ये 4 आपके सामने ये ऑप्शन रखा है। पहला ऑप्शन है कि डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। आपको बताया था कि होरिजन क्या है, अभी आपको समझाया होरिजन क्या है, और आर्कटिक सर्कल के भी बारे में बताया कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ सन होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन की तरफ जब झुका होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि उस समय क्या होता है कि 6 मंथ के लिए वहाँ पे दिन हो जाता है। दूसरा जो है वो क्या हमने देखा कि डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द अंटार्कटिक सर्कल। अब ये बताओ आपकी 21 जून को तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ रहता है सन, तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये देखो, ये सर्कल ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। जो ये सर्कल आता है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो जब समर सोलिस्टिट यानी 21 जून को जब क्या होगा तो ये नॉर्थ के इधर की तरफ मुड़ा होगा, सन की तरफ, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो पार्टिकुलरली क्या होगा, वो सन के अवे होगा। तो वहाँ पे सन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन सरासर गलत है। तीसरी बात है कि तीसरा जो ऑप्शन है कि साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर। तो हमने किस पोजीशन पर देखा था, इक्विनॉक्स की पोजीशन पर देखा था कि जो सन का जो रेज है वो पार्टिकुलरली वर्टिकल आता है। तो कहाँ आता है, वो इक्विनॉक्स। लेकिन ये कौन सी बात कर रहा है, इक्विनॉक्स की बात कर रहा है, नहीं, ये समर सोलिस्टिट की बात कर रहा है ना, 21 जून। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अरे भाई आप बताओ कि कैप्रिकॉन कहाँ है, ये तो साउदर्न हेमिस्फेयर में है ना कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउदर्न हेमिस्फेयर में, और ये बात कर रहा है 21 जून यानी समर सोलिस्टिट की। तो और समर सोलिस्टिट में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है 21 जून को वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कहाँ से ओवरहेड मतलब कि आने लगा सनसाइन, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो राइट ऑप्शन था ये ऑप्शन ये था, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि आर्कटिक सर्कल पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो समर सोलिस्टिट होता है वो हमेशा सूरज चमकते रहता है, तो वहाँ पे ओरिजिन से नीचे जाने की बात ही नहीं आती। तो दिस ऑप्शन वाज द राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा ये लेक्चर